नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जब अलग राज्य बना था, तो उस वक्त उसकी जो जनसंख्या थी, उसमें मुस्लिमों की जो आबादी थी वो 1% थी। और अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ उसमें एक पता चला है कि अब वहां मुस्लिमों की आबादी 20% तक बढ़ चुकी है। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी थी, उसको चेंज करने की एक ये साजिश है। और ये कौन लोग हैं जो बाहर से आके बसे? ये थे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी। इतनी बड़ी तादाद में जिस प्रकार जो जंप आया है वहां के रेशियो में, आबादी के रेशियो में, वो बहुत चौंकाता है। अब क्योंकि ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, अब उत्तराखंड में क्योंकि मामला ताजा ताजा है, अभी हल्द्वानी की जो घटना हुई है, अभी तो हल्द्वानी में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी में अचानक ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे ये है कि एक तो वहां पर वोटों की राजनीति के लिए लोगों को बसाया गया ताकि उनकी संख्या बढ़े और वो एक पार्टी के पक्ष में मतदान कर सके। जमीनों पर जो कब्जे हुए हैं वो अलग है। जिस वनभूलपुरा इलाके की बात है, वहां एक शख्स है अब्दुल मलिक, जिसकी वो जमीन है, बल्कि वो जमीन उसकी नहीं है, वो कब्जाई हुई जमीन है। और उस पर एक मदरसा और एक मदरसा और नीचे उसकी मस्जिद थी। तो जब क्योंकि मामला कोर्ट में था, जब कोर्ट में था तो उसको नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे। उसके बाद उस मदरसे को सील किया गया क्योंकि सरकारी जमीन पर था। आप सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? सरकार की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? बल्कि वो जो जमीन थी वो नजूल की थी। नजूल की जमीन का मतलब ये होता है कि वो जो लीज पर दी गई है, और अगर उस पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो फिर जमीन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कब्जे में आ जाती है। तो वो जमीन थी जिस पर ये मदरसा बनाया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि रातों रात वहां ऐसा क्या हो गया? पहले दिन यूसीसी लागू हुआ, अगले दिन वहां पर इतने भारी संख्या में जो पेट्रोल बम, हथियार वगैरह कहां से आ गए? छतों पर जिस प्रकार हथियार रखे गए थे, जिस प्रकार पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए, उसमें महिला पुलिस वाले भी, पुलिस कांस्टेबल थी, उनके भी सिर फूटे हैं। अब ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये हो कैसे रहा था। डीएम साहिबा जो वहां की है हल्द्वानी की, वो ये कह रही थी कि जैसे कि आज मैंने पढ़ा भी था कि वो ये कह रही थी कि हमको पहले से इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी इस बारे में कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्व इकट्ठा हो सकते हैं, और वो मॉडस ऑपरेंडी तैयार कर चुके हैं। और उनको पता था कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा, लिहाजा उन्होंने तैयार कर रखा था अपने आप को। तो सवाल इस बात का है कि भाई जब इतनी बड़ी घटना हो सकती थी और आपके संज्ञान में ये सारी बातें थी, तो फिर पुलिस वाले पर्याप्त संख्या में वहां क्यों नहीं थे? क्यों वहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी नहीं की गई? जबकि आपको पता था कि वहां इतनी बड़ी संख्या में जो एक मुस्लिम आबादी है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था, मेरा ये कहना है कि अगर आपको उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड में चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या आने वाली कोई भी सरकार हो, अगर आपको उत्तराखंड को बचाना है, तो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में काम करना पड़ेगा। आपको योगी आदित्यनाथ बनना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में अतीक अहमद और उसके गुर्गे अशरफ का खात्मा किया गया, उसमें कितनी बड़ी चौकसी थी पुलिस की और पूरा होमवर्क था। उसके बाद मजाल है किसी का मुंह खुला होगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ये चूक किसके लेवल पर है? ये मुख्यमंत्री के आदेशों, मतलब सरकार के आदेश के बाद ये हुआ। लेकिन ऐसा क्या था कि जब वहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी कि वहां दंगाई इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहां पर एहतियात क्यों नहीं बरता गया? वहां पर पर्याप्त पुलिस बल क्यों तैनात नहीं किया गया? इसमें कहां कमी रह गई? तो उत्तराखंड में जिस प्रकार ये डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए बड़े व्यापक स्तर पर काम करना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है, अभी देखिए, कुछ हद तक मैंने आपसे एक बार फिर कहा कि देखिए, जो रेलवे की जमीन थी हल्द्वानी में, वहां पर अवैध कब्जा था। उसको छुड़वाने के लिए जब कार्रवाई शुरू हुई कोर्ट के आदेश पर ही, तब हाईकोर्ट ने वहां स्टे लगा दिया।
स्टे लगा दिया और ये पूछने लगे कि भाई ये ठीक है, आप एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ लोग रह रहे हैं इनके पुनर्वास की आपने क्या व्यवस्था की है? मतलब एक तो सरकार की जमीन पर कब्जा, रेलवे की जमीन पर कब्जा, ऊपर से आप उनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया था, ये 2023 की बात। कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया और वो अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो लोग वहां रह रहे हैं। तो आखिर अगर ये रवैया रहेगा अदालतों का भी, तो आप सरकारी जमीनों पर कब्जा कैसे रोक पाएंगे? ये मुझे कोई बता सकता है इस बात को? ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। अब देखिए आप कि ये जो दंगा हुआ हल्द्वानी में, जो जिस प्रकार पुलिस पर एक्शन हुआ, उसमें कुछ लोग बहुत कूद पड़े हैं। मैं अरुंधति रॉय को का एक वो जो सो कॉल्ड तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता है अरुंधति रॉय, जो गार्जियन वगैरह में अखबारों में आर्टिकल भी लिखती हैं, भारत की इमेज को लगातार खराब करती हैं वहां आर्टिकल लिख के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये लिखा है कि वहां पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे, इनको ये हक किसने दिया? अरे भैया, पुलिस वालों के सिर फूट गए, आपको इस बात की चिंता नहीं है? कोई मतलब ये जो सो कॉल्ड जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े अलंबरदार हैं, इनसे कोई पूछे कि पुलिस वालों की, यानी मेल और फीमेल पुलिस के सिर फूट गए वहां पर, आपने उस बारे में कुछ कहा नहीं, उसके बारे में आप एक लाइन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले खुद पत्थर उठा के, तो क्या पुलिस वाले अपना सिर फोड़वाए? पुलिस वालों को अपने बचाव का हक नहीं है? कभी आपने इस बारे में बोला कि ये लोग इस स्टाइल में पथराव क्यों करते हैं, या दंगों का ये पैटर्न कौन सा है? कभी आपने इस पर सवाल उठाया? आप दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करते हैं ये सब करके। और ये अरुंधति रॉय जैसे जो कार्यकर्ता हैं, ये नासूर हैं, ये इस मुल्क में नासूर हैं, ये लोग रहते हैं, और ये बाहर के फंडिंग जो विदेशों से हो रही है उस पर ये लोग पलते हैं। अब देखिए हौसला कैसे बढ़ता है। एक जनाब है ये तौकीर रजा खान, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा मौलाना बताते हैं। इनकी एक पार्टी है, जिन्होंने अभी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, इत्तेहाद मिल्लत कुछ करके इनकी राजनीतिक पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, बीएसपी में भी रह चुके हैं। और मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से अपने को अलग कर लिया था। ये इनको देखिएगा, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनका हौसला देखिए। तो हम उसको जान से मार दें, किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है और अगर हम पर हमला हुआ तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद नहीं करेगा और हम अपने ऊपर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुलडोजर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोगों को जान से मार देंगे। ये इन जनाब की प्रतिक्रिया है। हालांकि इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये बरेली का जो, बरेली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं, और इन्होंने जिस प्रकार चुनौती दी है सरकार को, हालांकि इनको हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। वहां भी बरेली में भी बवाल हुआ है, और ये भड़काऊ मौलाना साहब जो हैं, जो कि एक वो क्या कहते हैं वहां, वो आला हजरत दरगाह है, उसके ये सब कुछ है, करता धरता है उसके, और ये लोगों को भड़का रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी बरेली में इलीगल दुकानें थी जिनको नोटिस चिन्हित करके उन पर नोटिस चस्पा किए गए थे, उसको तोड़वाया गया। तो ये उसकी प्रतिक्रिया है। ये उत्तराखंड की आड़ में पूरे प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। ये है तौकीर रजा खान। और तौकीर रजा खान ये जब ये बयान तब दे रहे हैं जब ये एक दिन पहले प्रियंका गांधी से मिलके गए दिल्ली में, और दिल्ली में इन्होंने कहा हमारी मुलाकात अच्छी रही। ठीक है, तो ये है वो लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश को, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। 5000 पुलिस वालों के, 5000 दंगाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उत्तराखंड में। और हो सकता है कि अब वहां बुलडोजर का एक्शन भी हो। मैं भी फिर ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को अगर बचाना है कि वहां की डेमोग्राफी खराब ना हो, तो आपको योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में काम करना होगा। पुष्कर सिंह धामी जी, ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अब नरमी बरतने का समय चला गया। अगर आप इस तरह से सॉफ्ट होंगे
इस देश की अदालतें भी इस तरह से सॉफ्ट होंगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे और आप ये सब अराजकता रोक नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। और ऊपर से जो आपके जो हमारे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो ये कह रहे हैं कि देखिए वहां तो पुलिस ने पत्थर उठा लिया, पुलिस वाल महिलाओं पर पत्थर फेंक रही थी। आप शर्म आनी चाहिए अरुंधति रॉय को, जो जिसने ये नहीं कहा कि हमारे पुलिस वाले जो हमारी सरकार की एजेंसी है उसके उनके लोगों के सिर फूट गए। वो कह रही है कि वहां पुलिस वालों ने पत्थर चलाए, पत्थर चलाने वाले कोई और थे। जिन्होंने पत्थर चलाए उनके बारे में एक शब्द भी नहीं। जो लोग सरकार की, जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनका बचाव कर रहे हैं। तो ये चल रहा है और इसके लिए खैर जब सरकार के पास अपना एक पूरा अमला है, एक खुफिया तंत्र है, सब कुछ है, तो फिर सरकार को एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो ये जो मैं आज देख रहा था जिस प्रकार से ये मौलाना साहब जिन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया था और यह पुलिस की हिरासत में है, इन्होंने बरेली को भी सुलगाने की कोशिश की और उत्तराखंड की आड़ में ये बाकी जिलों में भी इसी तरह की इसी तरह का मतलब अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले अभी ये 2024 इस साल चुनाव है और तब तक ये माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि इस बार 400 पार लोकसभा चुनाव में हमें सीटें मिलेंगी एनडीए को और 370 सीटें कम से कम हमको मिलेंगी, बीजेपी को मिलेंगी। तो ये उसकी बौखलाहट है और एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है इस चीज के लिए, और जिस प्रकार इसको कुप्रचार इसको लेकर किया जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। तो ये कानून व्यवस्था लागू करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और जिस प्रकार ये फसाद हुआ है उससे सबक लेने की जरूरत है, वरना आप उत्तराखंड को बचा नहीं पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।